लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो आज हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड तक का था। मतलब कि जो उसके उन केसेस में क्या था ना, कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो क्या थे, वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूनिट्स थे वो आइदर वो सिंगल यूनिट था और या फिर वो मल्टीपल, मतलब दो मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हुआ था जो कि था डाइसेकेराइड, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो लार्ज है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसके दो तीन एग्जांपल्स है। सबसे पहले स्टार्च, सेलुलोज और एक और है ग्लाइकोजन, जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है पर वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड के साथ। तो जैसा मैंने कहा कि पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं और पिछले की तरह ही इसमें जो बीच में जो लिंकेज होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब एक ऑक्सीजन होता है जो एज ए ब्रिज काम करता है, क्लियर है। और इसके एग्जांपल्स है, पहले स्टार्च है। सबसे पहले स्टार्च से स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें जो तीन एग्जांपल्स है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो स्टार्च जो है वो जनरली प्लांट्स में पाया जाता है, जो अपना सेलुलोज है वो एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज काइंड ऑफ स्टोरेज फॉर प्लांट्स, राइट। तो ये क्या है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। अब यही स्टार्च हमारे डाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम प्लांट कंज्यूम करते हैं तो यही स्टार्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो सबसे हाई कंटेंट है वो किस में पाया जाता है, सीरियल से पाया जाता है, ठीक है। मतलब अनाज में, रूट्स वगैरह में। जैसे कि अगर रूट्स की बात करूं तो सपोज आपके पास आलू वगैरह हो गए, वो क्या है, रूट्स वाले सब्जियां, रूट्स वाली सब्जियां। ट्यूबर्स की बात करूं अगर, तो गाजर वगैरह हो गए, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल्स, इन सब में क्या होता है, स्टार्च का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर ये बने हुए होते हैं। अब इसके दो यूनिट्स हैं, मतलब ये जो है स्ट्रक्चर अपना स्टार्च का, वो दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक है एमाइलोस और दूसरा है एमाइलोपैक्टिन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन गिवन है जहाँ पे हमने एक स्टार्च लिया है जो कि n नंबर ऑफ यूनिट से मिलके बना हुआ है। ये n क्या बता रहा है कि इतने सारे C6H10O5 है। n नंबर ऑफ क्या है, C6H10O5 है। और हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, हमने इसका रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। तो हमें क्या मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये हमें अल्फा डी ग्लूकोज देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये इनकी जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है जिसे ये मिलके बना है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, मैंने बताया अभी इससे पहले। तो इसीलिए हाइड्रोलाइसिस में भी हमें क्या मिलेगा, सेम अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा। अब उसका नंबर किससे डिसाइड होगा, उसका नंबर उससे डिसाइड होगा कि हमने कितने यूनिट वाले चार्ज को लिया है। जैसे यहाँ पे सपोज n मान लिया हमने, तो n नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आया। अगर मान लो इसकी जगह 125 या 300 ऐसा कुछ होता, तो 300 या 125 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बनता। क्लियर है ये रिएक्शन, है ना। तो ये सिंपल है, हाइड्रोलाइसिस है। तो अभी तक हमने हाइड्रोलाइसिस में, डाइसेक्राइड में क्या देख रहे थे हम, कि एक दो यूनिट बन रहे थे, ठीक है। डाइसेक्राइड में दो यूनिट बन रहे थे। अब स्टार्च के केस में क्या हमने n लिख दिया, मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे, जबकि बहुत लार्ज हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए इसे हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन की, तो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ गिवन है, ठीक है। इससे पहले कि हम उसका स्ट्रक्चर देखें, पहले जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जो जस्ट बाय एक्सपेरिमेंटल और आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन से पाई गई है, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में क्या होता है, घुल जाता है। और एमाइलोपैक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में नहीं घुल पाता है। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलो जो होता है वो 20% होता है स्टार्च में। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ, अगर 100 मतलब ग्राम ऑफ स्टार्च है तो उसमें 20 ग्राम क्या, सॉरी 100 ग्राम स्टार्च है तो उसमें 20 ग्राम क्या होगा, एमाइलोज होगा। और बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा, एमाइलोपैक्टिन होगा। क्लियर है ना। तो और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि एमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन है, मतलब जो अल्फा, अब दोनों तो अल्फा डी ग्लूकोज से ही बने हुए हैं, क्योंकि स्टार्च का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। पर एमाइलोज के केस में क्या है, यही अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली सजाए हुए होते हैं, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लीनियरली फॉलो करते हैं। आप इसको कार्बन के स्केलेटन से भी समझ सकते हो। जैसे कि आपने एन प्रोपेन लिया, ठीक है, सॉरी आपने सपोज ब्यूटेन लिया, ठीक है। या तो ब्यूटेन आप नॉर्मल ब्यूटेन ले सकते हो, या तो आइसोब्यूटेन ले सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है,
या फिर आप अल्फा डी ग्लूकोज को स्ट्रेट ले सकते हो या फिर उसकी ब्रांचिंग भी कर सकते हो। तो जब स्ट्रेट लेते हैं तब उसे एमाइलोज बोलते हैं, और जब उसे ब्रांच लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलोपैक्टिन बोलते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एमाइलोज में क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या है, लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगेन हमने देख रखा है कैसा होता है, दोबारा देखेंगे उसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो लिंकेज है वो 1,4 है क्या है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में लिंकेज होता है उसका नाम क्या है। तो ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में जो सारी चीजें हैं वो पॉइंट्स की तरह आपको याद होनी चाहिए। ओके, फिर अगर एमाइलोपैक्टिन पे आए तो एमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, अल्फा 1,6 डाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, मतलब फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में लिंकेज है। और यहाँ पे क्या था, एमाइलोज 1 और फोर्थ कार्बन पे। तो आपको अगर रिलेटिव पोजीशन याद हो तो ठीक है, नहीं तो अभी हम देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 10,000 से 50,000 के बीच में होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे यूनिट्स हमने लिए होंगे अल्फा डी ग्लूकोज के, तब जाके हमें क्या मिला है, स्टार्च मिला है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। और वहीं पे एमाइलोपैक्टिन के कितने यूनिट्स, कितना मॉलिक्यूलर मास लिया गया है, 50,000 से 1 लाख। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द एनॉर्मस नंबर ऑफ you can say units are that are present in 1 unit of starch। क्लियर है ये चीज? ओके, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर गिवन है, किसका, एमाइलोज का और एमाइलोपैक्टिन का। लेफ्ट साइड में देखो एमाइलोज लिखा हुआ है, एमाइलोज में देखो इजीली आप देख सकते हो कि 1 और 4 के बीच क्या है, लिंकेज है। यहाँ से काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कहाँ से करते हैं ये भी याद होना चाहिए। जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन ने फिफ्थ कार्बन वाले ऑक्सीजन ने जहाँ अटैक किया है, तो जहाँ से हम एनोमर डिसाइड करते हैं, अल्फा बीटा पोजीशन बताते हैं कि ओएच किधर है, वहीं से स्टार्ट करके अगर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे 1 2 3 4 होते हुए जाएंगे, तो 1 और 4 के बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा। और इसी को मैंने बताया था कि पिछली बार में कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे भी OH होगा फर्स्ट पोजीशन पे, जब ये जुड़े नहीं होंगे, यहाँ पे भी OH होगा और यहाँ पे भी OH होगा नीचे की ओर। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ गया करके, और H2 वाटर हमने हटा लिया। क्लियर है? और वही H2 वाटर जब जोड़ देते हैं वापस से, तो हमें अपना ग्लूकोज यूनिट वापस मिल जाता है। यहाँ पे भी क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब इसे अल्फा लिंकेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स है, दोनों जो OH थे वो नीचे की ओर प्रेजेंट थे। कहाँ प्रेजेंट थे, नीचे की ओर प्रेजेंट थे। अच्छा, अब एमाइलोपैक्टिन क्या होता है, एमाइलोपैक्टिन में देखो यहाँ क्या है, एक एमाइलोज का चेन है, ऊपर क्या है, एक एमाइलोज का चेन है जिसमें 1,4 लिंकेज है। पर जब दो एमाइलोज के बीच 1,6 लिंकेज हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, एमाइलोपैक्टिन बोल देंगे। राइट, क्या बोलेंगे उसे, एमाइलोपैक्टिन बोल देंगे। क्लियर है? मतलब एमाइलोपैक्टिन ओवरऑल कैसा दिखता है, इसमें क्या होता है, एमाइलोज की तरह भी लीनियर चेन होता है और साथ में ब्रांचिंग भी होती है। मतलब दो लीनियर चेन क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं, और यही दोनों एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन मिल करके ओवरऑल स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें जो 1 पे जो कार्बन है उसका जो लिंकेज है वो अल्फा टाइप है, पर जो 6 पे जो कार्बन है उसका जो लिंकेज है वो बीटा की तरह है, क्योंकि CH2OH क्या है, ऊपर की ओर प्रेजेंट है। क्लियर है चीज, है ना? तो अगेन आप देख सकते हो C1 C4, और ये क्या है, लीनियर चेन है, स्ट्रेट चेन है, और ये C1 C6 जहां पे ब्रांचिंग है इसलिए ब्रांच चेन है। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेलुलोज की तरफ। किसकी तरफ, सेलुलोज की तरफ मूव करते हैं हम। तो सेलुलोज देखो, सेलुलोज में कौन सा लिंकेज होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप काउंट करो, यहाँ नंबरिंग नहीं दी गई है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, मतलब C1 और C4 के बीच में क्या है, लिंकेज है ना, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और साथ ही में ये जो यूनिट्स है ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि इसके फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बन, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है उससे जो OH अटैच है वो ऊपर की ओर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे बीटा बोलेंगे। क्लियर है ना? ओके, अब ओवरऑल भी इसे क्या बोलते हैं, बीटा लिंक्स ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, ये क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये भी बीटा लिंक है और ये भी बीटा लिंक है। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे क्या था, वही चीज क्या थी, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी ये अल्फा लिंक था और यहाँ पे भी अल्फा लिंक था, पर इस केस में क्या है, बीटा लिंक है। और लिंकेज किसके बीच है, C1 और C4 के बीच है। अब सेलुलोर भी क्या है, एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। आपको
आपको एक बार देखने को लगेगा कि ये क्या है, ब्रांच्ड हो रहा है, पर क्या है ये एक्चुअली एक लीनियर चेन है। क्लियर है? तो ये प्रीडोमिनेटली कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं सेलुलोज। ओके, सॉरी, साथ ही साथ ये बार्क में भी पाया जाता है सेलुलोज। ओके, तो जो बार्क आप देखते हो, पेड़ जो देखते हो, उसमें जो बार्क का जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन आता है उसमें हार्डनेस वगैरह में, वो इसी पॉलीमर की वजह से आता है, जो कि इसका नाम क्या है? जिसका नाम सेलुलोज है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल्स में प्राइमरली पाया जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोपैक्टिन की तरह, पर ये एज कंपेयर टू एमाइलोपैक्टिन ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मेनली ये कहाँ पाया जाता है? लीवर, मसल्स और ब्रेन में। तो जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो यही एंजाइम क्या करता है, इन लीवर और मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है उनको ब्रेक करके ग्लूकोज में बदलता है, और जो कि हम यूज करते हैं, है ना? तो ग्लाइकोजन और कहाँ पाया जाता है? यीस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्लांट से पाए जाते हैं, और ये जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो आपको पता है जो शहद वगैरह है उसमें भी जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो किससे आता है? वो अपने कार्बोहाइड्रेट से आता है। फिर फर्दर आप जो पेड़ वगैरह देखते हो उसमें भी जो बार्क वगैरह रहते हैं वो किससे बने होते हैं? वो भी सेलुलोज से ही बने हुए होते हैं, और उन्हीं उन्हीं का हम यूज भी करते हैं फर्नीचर्स वगैरह बनाने में, है ना? फर्दर ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल और पेपर वगैरह। ठीक है, क्योंकि पेपर क्या है, ये भी सेलुलोज का एक फॉर्म है। ओके, नाउ इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी में भी जो एनर्जी का जो सोर्स है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। क्लियर है? नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्या हो सकता है इसका मोस्ट प्रोबेबल कारण? बहुत ही आसान है, सोचिए एक बार आप। तो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की बात करूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच में चेन है, और कोई भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं है ना? नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कोई भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। पर अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और सुक्रोज में, तो इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ, क्योंकि इसे बोला ही जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये वाटर में घुल जाते हैं, जबकि अपने जो साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। देखो वही चीज यहाँ मेंशन है कि ग्लूकोज में क्या है, 5 OH ग्रुप है, जबकि सुक्रोज में 8 OH ग्रुप है, और यही OH ग्रुप जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। जबकि जो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन है उसमें क्या OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और अल्टील एंड अनलेस आपके जो मॉलिक्यूल है जिसको आप घुला रहे हो और जो वाटर है उसके बीच अगर इंटरेक्शन सेटअप नहीं होगा तब तक ये नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो इंटरेक्शन सेटअप होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज? तो अगर आप याद करो तो लैक्टोज किससे किससे बना हुआ था? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, यही दोनों से मिलके बना हुआ था। देखो यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है लैक्टोज का। तो जब हम इसको पानी में हाइड्रोलाइज करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये वापस से हमें क्या दे देगा, डी प्लस ग्लूकोज दे देगा, है ना? डी प्लस ग्लूकोज दे देगा। क्लियर है ये डायग्राम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटाएसिटेट? कैसे कर सकते हैं बताओ? तो जब हम पेंटाएसिटेट बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जब हम पेंटाएसिटेट बनाते हैं, तो अगर हम CHO ग्रुप मान के चलते हैं तो CHO वाला जो ग्रुप है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके पेंटाएसिटेट नहीं देगा, है ना? तो इसीलिए साइनोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन भी क्या देगा हमें, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मेजरली साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं इसमें OH ग्रुप प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है? OH ग्रुप प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पे, तो उससे पहले देखो ये रिएक्शन समझ लो। ये रिएक्शन आपने देख रखा है
NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑक्साइम मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्साइम मिल रहा है क्योंकि ये NH2OH आकर के यहाँ पे जुड़ जा रहा है। पर ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल ग्लूकोज में पॉसिबल है, पर अपने पेंटा एसीटेट वाले सब्स्टिट्यूटेड ग्लूकोज में पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे ये O जाके यहाँ अटैक कर रहा है और ये OH बन रहा है, और ये OH जो है अब ये क्या करेगा फाइनली, ये फाइनली क्या करता है, जाकर के पेंटा एसीटेट बना देता है। क्लियर है, अब ये पेंटा एसीटेट बन गया इस पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या बन गया, पेंटा एसीटेट बन गया। अब ये ऑक्साइम हमें फॉर्म करके नहीं देगा। जबकि इसकी अगर बात करूं मैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये क्या है, इसमें पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, और अगर CH2OH है भी, जैसे कि यहाँ पे CHOH है ना, तो वो CHOH क्या करेगा, ऑक्साइम का फॉर्मेशन हमें दे देगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो कैसे हम पता लगाएंगे, पहले हम पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा देंगे, और अगर वो फर्दर आपके इससे रिएक्ट ना करे ऑक्साइम के साथ, ठीक है, ऑक्साइम फॉर्मेशन ना करे, तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ग्रुप है वो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, और जो कि इस केस में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, तो इसी के साथ हमने पॉलीसैकेराइड खत्म कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। विद दिस आई एंड माय लेक्चर।